हेलो एवरीवन। सर आज हम चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे हैं जो बोल रहे हैं डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब सर जब आप पीजीबीपी हेड ले लेते हो, कैपिटल गेन ले लेते हैं, हाउस प्रॉपर्टी ले लेते हैं, सैलरी लेते हैं, आईएफओएस ले लेते हैं, अदर टाइप्स की चीजें करने के बाद एंड डिडक्ट करते हैं क्या एग्जेम्पशंस, क्या डिडक्ट करते हैं एग्जेम्पशंस। ये सब करने के बाद आती है ग्रॉस टोटल इनकम। अब जब ये ग्रॉस टोटल इनकम आपकी आ जाती है तो इसमें से कुछ डिडक्शंस मिलती हैं। अब हम उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? डिडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि डिडक्शन और एग्जेम्पशन में बहुत डिफरेंस होता है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूजन दिखाते हैं अपनी कि सर एग्जेम्पशन और डिडक्शन का इफेक्ट ही क्या है, दोनों तो डिडक्ट ही हो रहे हैं। नहीं, जो डिडक्शंस होती है ना, ये डिडक्शंस आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्ट होती हैं, ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्ट की जाती है, इसलिए इसका नाम डिडक्शन है। बट एज लाइक मैं बात करूं अगर एग्रीकल्चर इनकम की, हम बात करें अगर एग्रीकल्चर इनकम की, तो एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है। डिविडेंड की बात करें तो वो एग्जेम्प्ट होती है। तो ये सब, ये जो एग्जेम्प्ट इनकम होती है ना, ये कभी ग्रॉस टोटल इनकम में आती ही नहीं है। इसलिए इसको आप डिडक्शन और एग्जम्पशन को आप इस तरीके से अलग समझेंगे। और दूसरी बात सर, एक तरीका तो आपने बता दिया डिडक्शन और एग्जम्पशन में डिफरेंस क्या है। ये जो एग्जेम्प्ट इनकम होती है ना, इनकम एग्जेम्प्ट होती है अपने सोर्स के कारण, बट ये जो डिडक्शन होती है ना, ये डिडक्शन आपको पेमेंट बेस पे मिलती है कि आपने कहीं कोई पेमेंट किया, इस पेमेंट बेसिस पे आपको डिडक्शन दी जाएगी, या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की, इस इन्वेस्टमेंट के कारण आपको डिडक्शन दी जाएगी। ये फर्क होता है डिडक्शन और एग्जेम्पशन का। क्लियर है सर? क्लियर है। आइए इसके बारे में कुछ और समझते हैं हम लोग। देखिए इस शीट पे आते हैं। सर पहले सोचिए कि सर जिस तरीके से बिजनेस लॉस आपने देखा है कैरी फॉरवर्ड होता है। हाँ सर, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है। बट इसी तरीके से अगर जब कुछ बच्चों का मैं कंफ्यूजन बता रहा हूं, जैज लाइक कुछ जगह स्पेसिफाइड डिडक्शन का क्वांटम बता दिया गया कि इतना क्वांटम होगा। एज लाइक अगर 80C की हम बात करें तो 80C में बोला गया है कि 1,50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अब एक थे मिस्टर, इनका केस ये है, इनका केस सुनते जाइएगा। इन मिस्टर के साथ हुआ क्या, इन्होंने 80C के अंदर अपना इंश्योरेंस करवाया 1.5 लाख रुपए का। चलिए इंश्योरेंस प्रीमियम चला गया 1.5 लाख रुपए। ठीक है, हाँ सर, इनका इंश्योरेंस प्रीमियम है 1.5 लाख रुपए एंड इनकी ग्रॉस टोटल इनकम उस साल की है 80,000 रुपए। कितनी है सर? 80,000 रुपए। सर 8 लाख लिख दिए, कोई बात नहीं, 80,000 रुपए। तो इनको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 से कितना मिलेगा? 80,000। ये 1.5 लाख रुपए तक थोड़ी मिल पाएगा। पहली बात तो ये 1.5 लाख नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 80,000 मिलेगा। पहली गलती जो आप लोग करते हैं ना कि ग्रॉस, ये जो डिडक्शन आप लोग ले लेते हैं 1.5 लाख रुपए, उसके बाद आप लॉस दिखाते हैं, भाई इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो पहली बात कि 80C में केवल डिडक्शन उतनी ही मिल सकती है। 80C की बात नहीं, किसी भी सेक्शन में डिडक्शन उतनी ही मिल सकती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ बोलो मेरे साथ, ग्रॉस टोटल इनकम। 80,000 से ऊपर की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, 80,000 रुपए से ऊपर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। और सर चलिए यहाँ पे 80,000 के डिडक्शन मिल गए, बट 80C में सर मैंने तो 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और आप हमको डिडक्शन दे रहे हैं 80,000 रुपीज की। तो मेरे डिडक्शन हम कितनी नहीं ले पाए, यहाँ पे बोलिए अगेन अगेन प्लीज, मुंह से अपने बोलिए कितनी डिडक्शन हम नहीं ले पाए। तो हम डिडक्शन नहीं ले पाए, 1,50,000 में से 80,000 डिडक्ट करने के बाद 70,000 की सर हम डिडक्शन नहीं ले पाए। तो क्या सर ये डिडक्शन मेरी नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होगी? बिल्कुल भी नहीं, इसमें कोई कैरी फॉरवर्ड का कंसेप्ट नहीं होता है। पहले आप इन छोटी छोटी बातों को समझिए कि इसमें कोई भी कैरी फॉरवर्ड का कंसेप्ट नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड का बिजनेस लॉस में तो कंसेप्ट है, बट डिडक्शन में कैरी फॉरवर्ड का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। ये आपकी कुछ जनरल क्वेरीज थी जिसको मैं पहले सॉल्व करना चाहता हूं। क्वेरी से ज्यादा इसको कंफ्यूजन हम कहेंगे आपकी। ओके सर। अब सर दूसरी बात, सर ये डिडक्शंस आपने बताया गवर्नमेंट देती है हमको। हाँ सर, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्ट कराती है, इसका मतलब इस इनकम पे, इस टाइप के एक्सपेंसेस पे, क्योंकि डिडक्शन क्या है, पेमेंट बेस है या फिर मेरी इन्वेस्टमेंट बेस है, बात तो एक ही है। ठीक है सर, इस पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेना चाहती। क्यों नहीं सर टैक्स लेना चाहती है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप ये काम करें।
गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है आपको इन एक्टिविटीज के लिए। एज लाइक आप लाइफ का इंश्योरेंस लें, आप अपने हाउस लोन को लें और उसका प्रिंसिपल रिपेमेंट करें, उस पर भी छूट देती है। पेंशन में पैसे डालें, इस टाइप के कुछ इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और सपोर्ट करने के लिए उसने क्या किया, इसको डिडक्शन फॉर्म में दे दिया। ओके सर, मतलब कुछ काम गवर्नमेंट करवाना चाह रही है, किससे, एसएससी से। एसएससी से कुछ काम गवर्नमेंट करवाना चाह रही है, तो इसलिए उस काम को करने पे उसको डिडक्शन दे दिया। लाइक एसएससी से गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हर एसएससी अपना इंश्योरेंस करवा ले, इंश्योरेंस प्रीमियम को 80C में डिडक्शन दे दी इसने। हर एसएससी अपना खुद का घर बनाए, अगर लोन लेना पड़े तो लोन ले ले, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट को भी 80C में इन्होंने डाल दिया। तो इस तरीके से कुछ चीजों को क्या चाहिए, गवर्नमेंट इंकरेज कर रही है, क्या करे, इंकरेज कर रही है, इसलिए डिडक्शन दे रही है इन फॉर्म ऑफ वेरियस सेक्शंस, नॉट ओनली 80C, इन फॉर्म ऑफ वेरियस सेक्शंस। ठीक है सर, यहां तक की बात तो समझ में आ गई। अब एक बहुत अच्छी बात जो समझने की है वो ये है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, या फिर समझ लीजिए लिटरली, जो बहुत ज़्यादा डिडक्शंस के बारे में क्वेश्चंस आते हैं ना, आईसीआई के हों या आईसीएसआई के हों या सीएमए के हों, ये 80C से रिलेटेड आते हैं, 80C से। बट कुछ सेक्शंस बहुत कनेक्टेड है, 80C, 80CCC और एक सेक्शन होती है 80CCD। सर 80CCD में भी फिर दो फ्लेवर्स आ जाते हैं सर, 80CCD में भी फिर दो फ्लेवर्स आ जाते हैं, जिसमें होता है एक होती है सर सेक्शन आपकी 80CCD1 और एक होता है सर आपका 80CCD1B। चलिए सर, इतनी सेक्शंस को हम एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, इतनी सेक्शंस को सर हम एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले 80C को समझते हैं। यहाँ पे आइए, ये है आपकी 80C। चलिए ये सेक्शंस को हम समझ रहे हैं सर। 80C के अंदर वेरियस काइंड की इन्वेस्टमेंट की बात की है। अब 80C को, अब आप केवल 80C समझिएगा, अदर्स को अभी हम समझेंगे, बट अभी आप केवल 80C समझिएगा कि सर 80C में वेरियस काइंड ऑफ पेमेंट रिलेटेड डिडक्शंस दिया हुआ है। अगेन बोलिए मेरे साथ प्लीज, वेरियस काइंड ऑफ पेमेंट रिलेटेड डिडक्शन दिया हुआ है। इट मींस वो चाहता है कि आप ये काम करें। कौन चाहता है सर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि आप ये काम करें। सर ठीक है, अभी तक तो हम यहां तक समझ गए, लेकिन सर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे चाह रही है? आपको देती है ग्रॉस टोटल इनकम में से इसकी डिडक्शन। क्या देती है? ग्रॉस टोटल इनकम में से इसकी डिडक्शन। क्या देती है? अगेन ग्रॉस टोटल इनकम में से इसकी डिडक्शन। चलिए सर, यहां तक बात समझ में आ गई। सर इस वेरियस काइंड ऑफ वर्क में सर क्या क्या इंक्लूडेड है? देखिए कुछ मैं 10 नाम्स लिख रहा हूं, जैसे कि आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस को वो इनकरेज करती है। उसके बाद उसने आपसे कह दिया कि आप स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पैसे डालिए, आप प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स लीजिए, एनएससी में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, अगर आपने घर का लोन लेके घर को बनाया है और उसकी प्रिंसिपल की रीपेमेंट कर रहे हैं, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन अगर आप करते हैं तो उस पर भी इन्होंने डिडक्शन दी है आपको। आपने अगर एफडी कर रखी है 5 ईयर वाले प्लान्स में, 5 ईयर और मोर के लिए शेड्यूल्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस में, तो आपको डिडक्शन देती है। या तो फिर अगर आपने नोटिफाइड स्कीम ऑफ नाबार्ड में, नाबार्ड की नोटिफाइड स्कीम में आपने डिपॉजिट किया तो आपको डिडक्शंस देती है। आपको इस बच्चों की ट्यूशन फीस पे भी डिडक्शन देती है। सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट पे भी डिडक्शन देती है, सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट्स पे भी आपको डिडक्शन देती है। इस तरीके से बहुत सी जगहों पर आपको डिडक्शन दे रही होती है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। और एक चीज और अगर आप यहाँ पे अगर आप लिख लें, जैसे कि म्यूचुअल फंड वगैरह, म्यूचुअल फंड का बहुत ऐड आ रहा है, म्यूचुअल फंड या यूटीआई की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट एक जो मैं आपको लाइन लिखवाने वाला हूं ना, यहाँ पे आप मेंशन करिए, अपनी पेन उठाइए और लिखिए नोटिफाइड पेंशन स्कीम। लिखिए पेंशन स्कीम के अंदर अगर आपने किया है तो उस पर भी आपको ये छूट देती है। ओके, पेंशन स्कीम, लेकिन ये नोटिफाइड होना चाहिए। हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। ये नोटिफाइड पेंशन स्कीम पे भी देती है, बट ये नोटिफाइड होना चाहिए। अगेन नोटिफाइड पेंशन स्कीम आपने लिख दिया, अब इसके नीचे और लिखिए ऑफ यहीं से, क्योंकि नोटिफाइड पेंशन स्कीम पे बहुत कंफ्यूजन आती है, इसलिए मैं इसको एक एक लाइन लिखवा रहा हूं। नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ यूटीआई और म्यूचुअल फंड। ठीक है, हाँ सर,
नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ यूटीआई और म्यूचुअल फंड, ठीक है। हाँ सर, ये चीज तो समझ में आ गई सर। तो आपने इसको इस तरीके से भी क्यों बताया हमें? अब आप अपने इस जो चार्ट हम बना रहे थे, देखिए कंफ्यूजन के एरिया को मैं क्लियर कर रहा हूं अभी। 80CCC में सर आप आइए, 80 यहाँ पे आपने क्या लिखा, नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड। यहाँ पे अब आप कंफ्यूजन जिस पे आपको सबसे ज्यादा होता है सर, ये किस लिए होता है, तो इट इज फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम। सर पेंशन स्कीम यहाँ पे भी, हाँ, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम, प्लीज मेरे साथ इसको राइट कर लीजिए, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम, या पेंशन स्कीम से अच्छा वर्ड यहाँ पे पेंशन फंड रहेगा। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन फंड ऑफ एलआईसी एंड अदर इंश्योरेंस कंपनी, सी और अदर इंश्योरेंस कंपनी। ओ सर, वो म्यूचुअल फंड और यूटीआई के लिए थी, और यहां पे आपने क्या किया, आपने कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम तो पेंशन फंड ही है, बट एलआईसी या अदर इंश्योरेंस कंपनीज के साथ अगर आप करें ना, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ अगर आप कर रहे हैं सर, तो वो 80CCC में डिडक्शन मिलेगा। सर जब पेंशन की बात आती है तो कंफ्यूजन आता है, 80C में जाएगा, 80CCC में जाएगा। ये देखिए, अगर आपका जो इंश्योरेंस है, सॉरी जो पेंशन स्कीम में अगर आपने यूटीआई या म्यूचुअल फंड वाली है तब तो 80C में चल जाए, लेकिन अगर आपने वो एलआईसी या अदर किसी इंश्योरेंस कंपनी से करवाया है, एज लाइक जनरल इंश्योरेंस से करवा लिया, तो वो आपका 80CCC में जाएगा। बट अगेन 80CCD में भी कुछ जाता है सर, 80CCD में भी कुछ जाता है सर। अब 80CCD में क्या जाएगा, यहां पे भी लिखिए आप, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। अगेन पेंशन आया सर, अगेन पेंशन आया, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओ सर, गवर्नमेंट वाले में आप कर रहे हैं तो 80CCD में जाएंगे, गवर्नमेंट वाले में कर रहे हैं तो आप 80CCD में जाएंगे, या फिर न्यू पेंशन स्कीम। और ये अटल साहब की भी एक थी, और अटल पेंशन योजना, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए अब कि ये ऐसा होता है कि सर पेंशन तो एक है, लेकिन 3 जगह जाती है, कहां कहां कैसे जाती है, किन किन सेक्शंस में किस हिसाब से जाती है, ये मैंने आपको बता दिया है अब। ठीक है सर। अब सर 80C की एक बहुत ही बड़ी आइटम है जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में इन्होंने अलग से भी कुछ चीजें बताई हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में इन्होंने अलग से कुछ चीजें बताई हैं कि लाइफ इंश्योरेंस का कितना प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस का चूंकि आप प्रीमियम तो दे रहे हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस का कितना प्रीमियम 80C में अलाउड होगा, कितना प्रीमियम अलाउड होगा। तो इसके लिए इन्होंने एक बात बताई कि बिफोर 1 अप्रैल 2012 क्या होता था कि चाहे आप खुद के लिए दे रहे हो, सेल्फ के लिए दे रहे हो, खुद के लिए, या अपनी स्पाउस, हस्बैंड है तो वाइफ है तो हस्बैंड के लिए दे रहा हूं, या तो फिर किसी चिल्ड्रन के लिए दे रहे हो, आप अपने किसी बच्चे के लिए दे रहे हो, इंडिविजुअल के लिए, और अगर एचयूएफ दे रहा है तो अपने किसी भी मेंबर के लिए दे रहा हो। तो 1/4/2012 के पहले ना आप जो अमाउंट प्रीमियम पेड करते थे, या तो फिर 20% ऑफ सम इश्योर्ड, 20% ऑफ सम इश्योर्ड विच एवर इज लोअर की डिडक्शन मिलती थी। मतलब मान लीजिए अगर आपने 1 लाख का इंश्योरेंस करवाया है और आपने इसका प्रीमियम 25,000 भर दिया, लेकिन 1 लाख के इंश्योरेंस पे तो 20% 20,000 होता है, तो प्रीमियम 20,000 तक अलाउड था। बट आफ्टर द डेट ऑफ, आफ्टर क्या हो गया, आफ्टर 1 अप्रैल 2012 क्या कर दिया गया, ये जो लिमिट 20% की थी ना, इस लिमिट को चेंज करके कितना कर दिया गया सर, बोलिए 10%। ये 10% ऑफ प्रीमियम अब हो चुका है। 1/4/2012 के बाद 10% ऑफ प्रीमियम हो चुका है। और एक एडिशनल कंडीशन आती है, ये फ्रॉम आपकी 1 अप्रैल 2013 से चालू है। इसमें कहा दिया, अगर कोई आपका कोई पर्सन है जो कि यार थोड़ा डिसेबिलिटी के साथ है, तो इसका अगर इंश्योरेंस करवा रहे हो ना, और डिसेबिलिटी के बारे में 80U में बताया है, इसको आपको रटना नहीं है, वो खुद बताएगा क्वेश्चन की डिसेबिलिटी 80U वाली है, या फिर किसी स्पेसिफाइड डिजीज से अगर वो इंसान जूझ रहा है, स्पेसिफाइड डिजीज का सेक्शन है 80DDB, बट इसको भी रटने की जरूरत नहीं है कि कौन से स्पेसिफाइड डिजीज है, ये भी क्वेश्चन आपको खुद बताएगा। तो इनके केस में जो प्रीमियम है वो 15% ऑफ सम इश्योर्ड अलाउड हो जाता है।
15% ऑफ सम इश्योर्ड अलाउड हो जाता है। सिर्फ इतनी सी बात थी। मतलब आपका जो चैप्टर है, देखिए डिडक्शंस में बहुत सारी चीजें हैं। डिडक्शंस बहुत बड़ा चैप्टर है, ये अकेला चैप्टर है, बहुत बड़ा है, जिसमें क्वांटम ऑफ डाटा बहुत ज्यादा है, कंफ्यूजन से भरा है, रटना मुश्किल है। मैं खुद बोल रहा हूं पहला कोई चैप्टर है हाँ जिसमें आपका ब्रेन थोड़ा ज्यादा लगता है। बट मेरा पर्सनल एक रिकमेंडेशन होगी, जिसको आप टू द एक्सटेंट फॉलो करना चाहें तो करें। जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन में जो सेक्शंस आ रहे हैं सिर्फ उसी पे आप अपना स्पेशल अटेंशन दीजिएगा, और अदर सेक्शन को आप लीव कर सकते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ भी गया आईसीआई में तो 2 या 4 मार्क्स का आएगा। लेकिन इसके चक्कर में आप पूरा का पूरा डिडक्शन अगर पढ़ने बैठे, लास्ट डे आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीएसटी भी आपको पढ़ना है, और रिवाइज नहीं कर पाए तो एग्जाम हॉल में गलत भी हो सकता है, क्योंकि सब कुछ क्वांटम डाटाबेस है, सब कुछ डाटाबेस है, ठीक है। इसलिए जिन क्वेश्चंस को साथ, जिन सेक्शंस को हम करा रहे हैं, सिर्फ आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जहां जहां आपकी प्रोबेबिलिटी थी गलत करने की, उसको भी मैंने इंडिकेट यहां कर दिया है, ठीक है। ठीक है सर, आइए क्वेश्चन देखते हैं पहला अपना। अब ये हमारा पूरा नहीं हुआ है, अभी इसके आगे भी हम करेंगे। 80C, 80CCC और 80CCD को लेके हम आगे भी बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला कंप्यूट द एलिजिबिलिटी ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय मिस्टर गणेश ड्यूरिंग द प्रीवियस एंड 1920, द डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन हियर अंडर। क्या क्या डिटेल्स बता दिए। पहली बात तो ये 80C की डिडक्शन हमको मिलनी है, हमको मैक्सिमम लिमिट पता है, मैक्सिमम 80C में 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है, ठीक है सर। उसके बाद असेसमेंट ईयर 2021 के बारे में बात बताएं, चूंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में बताया, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में हमको पता चल गया 1/4/12 के पहले का होगा तो 20%, उसके बाद का होगा तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड, ठीक है। 30/3/2012 मतलब सर 1/4/2012 के पहले की डेट है, तो इस पे हमको 20% का डिडक्शन, 20% इंश्योरेंस प्रीमियम को अलाउड हो जाता है। 20% चूंकि हमको सर इस पे अलाउड होता है, तो हमने 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड कराया था। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया है, 51,000। दूसरा बोलता है ये कि 1/5/2015 मतलब 1/4/2012 के बाद की बात कर दिया ये। इसने अपनी स्पाउस के लिए 1.5 लाख का इंश्योरेंस करवाया था और 20,000 रुपया प्रीमियम भरा। हैंडीकैप्ड सन जो कि सेक्शन 80U की डिसेबिलिटी लेता है, सर 1/4/2013 के बाद की डेट है, इसके लिए हमने पढ़ा था 15% तक ऑफ सम इश्योर्ड अलाउड है, सम इश्योर्ड अलाउड है, तो सर ये 4 लाख का 15% अलाउड होगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डिटेल्स बताइए कि हमको मतलब इस इंडिविजुअल आइटम्स के रिस्पेक्ट में कितना डिडक्शन मिलेगा। तो अब हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 5 लाख पे सर हमको 20% मिल सकता था, तो इट मींस 5 लाख का 20% अगर हम करें तो कितना आता है सर, 5 लाख रुपए का 20% सर आता है आपका 51,000 रुपए से ज्यादा, 1 लाख रुपए आता है। और 51,000 रुपए सर अगर यहाँ पे है तो हमें अलाउड होता है, ये प्रीमियम हमें अलाउड होता है। अलाउड अगर हम एक्सपेंसेस देखें तो अलाउड कितना हो जाएगा, 51,000 रुपए सर पूरा अलाउड होता है यहाँ पे। और एक गलती आपको नहीं करनी है कि 5 लाख का 20% डायरेक्ट यहाँ 1 लाख रुपए लिख दिए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ क्या पढ़ाया गया आपको, ये देखिए यहाँ पे आपको पढ़ाया क्या गया है, अमाउंट एक्चुअल में पेड या 20% ऑफ सम इश्यूड विच एवर इज लोअर। आपने जितना पेमेंट किया उससे ज्यादा की डिडक्शन तो आप नहीं ले सकते हैं ना, इसलिए इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ये क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है, कंसेप्ट की गलती नहीं है, कुछ बच्चों की क्लैरिकल मिस्टेक यहाँ हो जाती है, इसको मैंने बता दिया। और ये इस 1 लाख को हम यहाँ से हटा देते हैं, हटा दिए सर 51,000 रुपए। अब स्पाउस को जो हम किए हैं, स्पाउस के लिए 10% ऑफ सम एश्योर्ड 1,50,000 का 10% कितना आता है सर, 15,000 रुपए ही आता है। चलिए 15,000 हो गया। और सर हैंडीकैप चाइल्ड के लिए हमने पढ़ा 15%, तो 4 लाख का 15% अगर आप करते हैं तो 4 लाख का 15% आता है सर 60,000 रुपए, 60,000 रुपए टोटल। प्लीज चेक टोटल 80C के अंदर डिडक्शन कितनी आ रही है सर, 60,000 प्लस 15,000 प्लस 51,000 दैट इज 1,26,000 रुपीज की डिडक्शन आ रही है जो अलाउड हो जाएगी सर। 1,26,000 की डिडक्शन है जो अलाउड हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपको कहां से टफ लगा प्लीज बताइए। आपने बस साइड में थ्रू द कैलकुलेटर यू सॉल्व इट, थ्रू द कैलकुलेटर यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो आइए इसका ब्यूटिफिकेशन देखते हैं किस तरीके से आईसीएम प्रेजेंट करेंगे। पहली बात डेट ऑफ इशू हम डाल देते हैं पॉलिसी, क्योंकि डेट ऑफ इशू के बेसिस पे हमें 1/4/2012 के बेसिस पे हमें चेक करना पड़ रहा है कि 20% जाएगा या 10% जाएगा, ठीक है। पर्सन इंश्योर्ड कौन है, स्पाउस है, चाइल्ड, हैंडीकैप चाइल्ड है। एक्चुअल कैपिटल सम इंश्योर्ड कितना था
और हमें अलाउड कितना है, रिस्ट्रिक्टेड टू सम एश्योर्ड कितना है, ये तो 4 कॉलम बन गए। हमने कितना पे किया और कितना एज एन डिडक्शन अलाउड होगा, ये 6 कॉलम बन गए। तो सेल्फ पे हमको 51,000 अलाउ हुआ, स्पाउस पे हमने पे 20,000 रुपए किया, लेकिन एज पर स्टैट्यूटरी प्रोविजन हमको 15,000 ही अलाउड होगा। हैंडीकैप चाइल्ड के लिए सर हमको 15% तक का अलाउड हो जाता है, हमने भले 80,000 पे किया लेकिन हमको अलाउड 60,000 होगा। और टोटल हमको 80C के अंदर डिडक्शन कितनी अलाउड हो जा रही है, 1,26,000। सर ये टोटल क्यों अलाउड हो रही है, क्योंकि 1,50,000 रुपए से कम है तो जितनी भी है टोटल हमें अलाउड हो जाएगी। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसने बोला इंडिविजुअल, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 3, इसने बोला एन इंडिविजुअल एसएससी रेसिडेंट इन इंडिया हैज मेड द फॉलोइंग डिपॉजिट पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सर पेंशन फंड पे झगड़ा था, प्रोविडेंट फंड है तो हमेशा 80C होगा। ओके सर, 1.5 लाख रुपए। और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ ऑफ स्पाउस पॉलिसी टेकन ऑन 1 अप्रैल 2015, मतलब सर सम एश्योर्ड का 10%, सम एश्योर्ड का 10%, इसका मतलब सर 25,000 की जगह 2 लाख का 10% केवल और केवल हमें 20,000 ही अलाउड होना चाहिए। यहां तक बात समझ में आई? हाँ सर। तो व्हाट इज डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 80C की ये बात पूछ रहे हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं हम। सॉल्यूशन पे आएंगे तो इन्होंने बोल दिया सॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर असेसमेंट ईयर 2021, डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हम अगर देखते हैं डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड कितना है, 1.5 लाख रुपए का। और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन लाइफ ऑफ स्पाउस हमने 20,000 निकाला, 1,70,000 रुपए ये कहां गई, 80C में डिडक्शन। बट 80C मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन 80C की कितनी है, 1,50,000 रुपए सर। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन 80C में यहाँ कितनी मिल जाएगी, 1,50,000 रुपए। यहाँ पे आपका ये होता है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 4, द इलस्ट्रेशन, द बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर ए इज 1 लाख पर एनम, ही इज इंटाइटल्ड टू डियरनेस अलाउंस विच इज 40% ऑन द बेसिक सैलरी। सर इनकी बेसिक सैलरी कितनी हो गई, 12 लाख रुपए साल की, और इसका 40% इनको डीए मिलता है, तो इनको डियरनेस अलाउंस कितना मिलेगा, 4,80,000 रुपए। हाँ सर 4,80,000 रुपए मिल गया। 50% ऑफ डियरनेस अलाउंस फ्रॉम पार्ट ऑफ पे फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, इसका 50% जो है वो बेनिफिट के लिए जाएगा। इसका 50% कितना होता है, 2,40,000 रुपए, ये फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट जाएगा और बाकी नहीं जाएगा। ठीक है सर। बोथ मिस्टर ए एंड हिज एम्प्लॉयर एबीसी लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूट 50% ऑफ बेसिक सैलरी फॉर द पेंशन स्कीम रिफर्ड अंडर सेक्शन 80CCD। 80CCD मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में समझ लीजिए सर दे रहा है, या अटल पेंशन योजना में दे रहा है, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम में दे रहा है ये, बट 80CCD वाली है। Explain the tax treatment in respect of such contribution in the hands of Mr. A. ओके सर, इसके बारे में अगर हम समझें तो let's come on our this page। हमने 80C के बारे में बातें कर ली हैं, 80CCC के बारे में भी कुछ बात हो गई, बट 80CC1 और 80CD1 भी आपको यहाँ दिख रहा है। हाँ सर ये दोनों चीज़ें तो हमें दिख रही है। तो सर 80CCD1 के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें किया जाता है कुछ एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में। मतलब सर ये जो एम्प्लॉयर्स होते हैं ना, एम्प्लॉयर्स नहीं, एम्प्लॉय है यहाँ पे, एम्प्लॉय, पहले एम्प्लॉय की बात करेंगे। 80CCD1 भी एक आता है, 80CCD2, 80CCD2 क्या आता है, 80CCD2, 80CCD1 और 80CCD2। तो 80CCD1 तो एम्प्लॉय की हो गया, और 80CCD2 पता है किसके लिए होता है सर, एम्प्लॉयर के लिए होता है। किसके लिए होता है, एम्प्लॉयर के लिए। अब आइए बात करते हैं, पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को जो उसने नेशनल पेंशन स्कीम, मतलब 80CCD किसके किसके लिए था याद करिए, कंट्रीब्यूशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में करें, न्यू पेंशन स्कीम में करें, अटल पेंशन योजना में, इसमें जो भी किया इसको एग्जेम्पशन, इसको डिडक्शन देने के बारे में बात करता है, और डिडक्शन कितनी देगा इसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पे इन्होंने सीधी बता दिया कि जितना कि आपने प्रीमियम नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन, जितना आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है वो अमाउंट, जितना कंट्रीब्यूशन किया आपने पेंशन में वो अमाउंट, या 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी विच एवर लोअर ही अलाउड होगा।
और सर इसमें सैलरी का मतलब सैलरी मीन्स सैलरी फॉर द बेनिफिट, सैलरी फॉर द बेनिफिट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बेनिफिट के लिए जो सैलरी आती है उसी सैलरी को हम यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। और इसके लिए क्वांटम बता रखा है कि ये भी देखिए, एक सेक्शन होती है आपकी 80 CCE, 80 CCE सेक्शंस का नंबर नाम याद रखने की नीड नहीं है। ये आपसे कहती है कि आपने 80C में जितना कमाया, 80C में जितना इन्वेस्टमेंट किया, 80C में सुनते जाइएगा, 80CCC में जितना इन्वेस्टमेंट किया और 80CCD1 में जितना इन्वेस्टमेंट किया, ये तीनों मिला के आपको मैक्सिमम कितने का डिडक्शन देंगे? मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन देंगे। है सर? हाँ, यही छलावा चलता है यहाँ पे। आपसे दुनिया भर की चीजें बता दी इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की, लेकिन उसके बाद भी 3 सेक्शन उठा के बता दिया, 80C, 80CCD और 80CCD1 मिला के बोला कि 1.5 लाख रुपए के आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है सर, लेकिन ये चीज याद रखेगा, ये चीज 80CCD1B और 80CCD2 पे नहीं लगती है। ओ सर, तो 80CCD1B में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने 80CCD1B में बोला ना कि बियॉन्ड दिस, इस 1.5 लाख रुपए जो आपको अभी तक मिल गया है उसको छोड़ दीजिए, इसके ऊपर भी 50,000 रुपए का आपको एडिशनल डिडक्शन मिलेगा। एडिशनल डिडक्शन मिलेगा किसके लिए? अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है 80CCD1 में, 80CCD1 में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, लाइक आपने पेंशन में अगर पेंशन में अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है, तो मतलब 1.5 लाख तो आपको यहां मिला है, प्लस 80CCD1 में एडिशनल 50,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है सर, यहां तक की बात तो समझ में आ गई। और सर एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे भी आपको डिडक्शन मिलेगी, और वो क्या होता है? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, एंड 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर का डिडक्शन भी यहां मिलता है। और यहां पे कहीं से भी ये 1,50,000 वाली लिमिट नहीं है, याद रखिएगा। और एक बात और है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपका एम्प्लॉयर कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कंट्रीब्यूट करती है तो उसके लिए 10% की जगह 40% लिमिट हो जाती है। ठीक है सर, ये चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आप अगर इस तरीके से ये चार्ट बना पाएँ क्लासेस पॉज कर करके, तो आपके लिए देखिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि सेक्शंस का ये वाला चार्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। इसलिए मैंने चार्ट फॉर्म में इस तरीके से इसको दिखाया कि कन्फ्यूज़न का कोई एरिया ना रह जाए और बर्ड आई व्यू आपको मिल जाए। ठीक है सर, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, पहले हम एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है सर? 15% ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ पेंशन स्कीम। मिस्टर ए भी डाले, उनके एम्प्लॉयर भी डाले, तो मिस्टर ए मतलब एम्प्लॉयर, मिस्टर ए मतलब एम्प्लॉय और उनके एम्प्लॉयर दोनों ने 15% ऑफ सैलरी डाला है। 15% ऑफ सैलरी कितना होता है? 12 लाख का 15%, प्लीज कैलकुलेट करें। 12 लाख का 15% जाता है सर 1,80,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन। बट लिमिट है सर 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी का मतलब वो सैलरी जो रिटायरमेंट के लिए कंसीडर की जाती है। तो रिटायरमेंट के लिए कौन सी कंसीडर की जाती है? देखिए, ये 12 लाख रुपए पूरे कंसीडर किए जाते हैं, प्लस 50% जो डियरनेस अलाउंस है उसका जो पार्ट है, 50% पार्ट पे फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब 12 लाख प्लस 2,40,000, केवल इतना ही रिटायरमेंट के लिए कंसीडर किया जा रहा है। तो 10% ऑफ 12 लाख, 10% ऑफ कितना? 12 लाख प्लस 2,40,000 कंसीडर करेंगे, तो ये कितना आता है सर? 14,40,000, मतलब यहां पे आएगा 1,44,000 रुपए। सर 80 CCD में कितनी हमें डिडक्शन मिलेगी? 1,44,000। सर 80 CCD1 में जो हमने अभी तक पढ़ा 1,44,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। सर कौन सी वाली? ये वाली। मैं आपको बार बार घुमा के वहां पे दिखाऊंगा, आपको टेंशन मत लीजिए। 80 CCD1 में सर आपको कितनी मिल गई? ये वाली 1,44,000 की डिडक्शन मिल गई है। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। बट सर अभी मेरे पास 1,44,000 डिडक्शन लेने के बाद भी मेरे पास 36,000 रुपए का तो सर और दिक्कत आ रही है। 36,000 रुपए का सर क्या होगा? 36,000 का क्या होगा? तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 36,000 का आप क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या 36,000 के लिए बताया है कि जो डिडक्शन यहां नहीं मिल पाई उसको 50,000 की एडिशनल डिडक्शन 50 CCD1B में भी मिलेगी। इसका मतलब सर वो जो 36,000 आपका रह गया ना सर, वो जो 36,000 रुपए आपके रह गए, यहाँ पे जो 36,000 रुपए रह गए, इसकी आप एडिशनल डिडक्शन कहाँ ले सकते हैं? 80 CCD1B में। यहाँ तक क्लियर है?
हाँ सर, यहाँ तक तो क्लियर है। आइए सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। Tax treatment in the hands of Mr. A in respect of employer and own contribution of the pension scheme referred in section 80 CCD. Employer's contribution to such pension scheme would be treated as salary. अगर employer जो contribute करता है pension scheme में उसको सैलरी में ट्रीट किया जाता है, ये हम स्पेसिफिकली देख चुके हैं सैलरी में, और सैलरी के डेफिनेशन में ही आता है। Therefore 1,80,000 being 50% of basic salary of 12 लाख will be included in Mr. A salary. तो ये 12 लाख रुपए मिस्टर ए की सैलरी में आएंगे, ये बात भी सही है। नहीं, 1,80,000 रुपए भी मिस्टर ए की सैलरी में आएंगे, ठीक है सर, बात तो सही है आपकी। मिस्टर ए कॉन्ट्रीब्यूट मतलब एम्प्लॉय जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है पेंशन स्कीम में अलाउबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD 1, हाउएवर द डिडक्शन टू रिस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ द सैलरी। जहां सैलरी का क्या मतलब है, सैलरी मतलब फॉर द पर्पस ऑफ द मींस ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस इन द फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ दैट पे। Therefore, salary for the purpose of deduction under section 80 CCD of Mr. A would be basic salary 12 लाख रुपए की थी, 1 लाख इंटू 12, डियरनेस अलाउंस 40% दिया, 4,80,000, लेकिन फॉर द पे क्या है इसका 50%, मतलब 40,80,000 का 50% 2,40,000 फॉर द पे है। तो टोटल सैलरी आपके आगे 14,40,000 फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD। इसका 10% ही हमको डिडक्शन मिलना है, 14,40,000 का 10% 1,44,000 रुपए ही डिडक्शन मिलेगा। यहां तक तो क्लियर है। बट एज पर सेक्शन 80 CCD 1 भी कहता है कि फर्दर डिडक्शन अप टू ₹50,000 इज अलाउएबल। देयरफॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD जो 1,80,000 हमने कंट्रीब्यूशन किया, उस 1,80,000 में 1,44,000 रुपए डिडक्शन तो यहां ले लिए, और जो बचा हुआ 36,000 रुपए का डिडक्शन है वो 80 CCD 1B में हमने ले लिया है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। 1,44,000 is allowable as deduction under section 80 CCD 1. This would be taken into consideration and be subject of overall limit of 1,50,000 under section 80 CCE. 36,000 allowable as deduction under section 80 CCD 1B is outside the overall limit of 1,50,000 under the section 80 CCE. इन द अल्टरनेटिव में हम क्या कह सकते हैं सर, पहले 50,000 वाला ले लो और बाद में 80 CCD 1 वाला लो, और कुछ अल्टरनेटिव के बारे में नहीं कहा है। हमने अभी तक वही पढ़ा जो हमने आपको ओरली बताया है। अब पॉइंट सी बात करेंगे, जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है पेंशन स्कीम में, वहां पे भी 10% ऑफ सैलरी था, आपको बताया 80 CCD 2 में 10% ऑफ सैलरी। देयरफॉर यहां पे क्या आएगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD 2 वुड आल्सो बी रिस्ट्रिक्टेड टू रुपीज 1,44,000। अगेन वहां पे 1,44,000 रुपए के लिए डिडक्शन आई ना। एम्प्लॉयर ने कितना किया है, एम्प्लॉयर ने किया 1,80,000 का डिडक्शन 15% के हिसाब से, बट उसको भी 10% ऑफ बेसिक से, मतलब उसको भी 1,44,000 रुपए, उसको भी 1,44,000 रुपए तक का ही तो लिमिट लग गया, 1,44,000 की तो लिमिट आ गई 10% ऑफ बेसिक पे के हिसाब से। हाँ सर, इज इंक्लूडेड इन द सैलरी। चलो 1,44,000 इवन दो द इंटायर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 1,80,000 इज इंक्लूडेड इन द सैलरी। भले ही 1,44,000 रुपए, 1,80,000 जितना एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है वो उसके सैलरी में इंक्लूड होता है, ये बात भी पता है हमको। भले ही हम पूरा 1,80,000 कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट डिडक्शन 1,44,000 की ही मिलेगी। ये एक क्वेश्चन का पॉइंट आप यहां लिख लीजिए, क्योंकि आप यहां पे होते हैं कंफ्यूज। ओके सर। However, the deduction employer contribution 1,44,000 to pension scheme would be outside of the overall limit of 1,50,000 under section 80 CCE. The deduction would be over and above the deduction which are subject to limit of 1,50,000। मतलब सर, मतलब ये कह रहा है कि ये जो डिडक्शन हम लिए ना 1,44,000 रुपए की, ये 80 CCE की 1,50,000 के आउटसाइड है। देखिए आउटसाइड चला गया, क्योंकि 80 CCE केवल इस पे लग रही थी, ये आउटसाइड आपको जाके डिडक्शन मिल गई 1,44,000 रुपए की। और रेदर देन आपको डिडक्शन जो मिली है सिर्फ 1,44,000 की मिल रही है, रेदर देन डिडक्शन आपको सिर्फ 1,44,000 रुपए की मिल रही है, बट आपकी सैलरी में जो कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड होगा वो पूरा 1,80,000 हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि सैलरी का मतलब जितना भी सैलरी इंक्लूड्स द कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर इन पेंशन फंड, तो 1,80,000 सैलरी में तो इंक्लूड होगा, लेकिन डिडक्शन केवल 1,44,000 रुपए की ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 5, आइए इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं क्या है। सर इलस्ट्रेशन 5 बोलता है द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इज 8 लाख। ही हैज मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर 2021। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ 80C में जाता है, पेंशन फंड नहीं प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फंड 80C में जाता है। ठीक है सर, पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू, अच्छा ट्यूशन फीस आपने जो भी दी हुई है किसी भी स्कूल को, आप क्लास 11th के लिए दे रहे हैं, बट ट्यूशन फीस भी याद करें मैंने 80C में जाता है। रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, चाहे SBI कहीं से कुछ भी लिया आपका, वो कहाँ जाता है 80C में जाता है। मतलब सर ये 3 आइटम 80C में चल जाती हैं, 80C के आइटम है।
टोटल अगर आप करते हो तो इसका टोटल आ रहा है 1,80,000 आई थिंक, हाँ 1,80,000 आ रहा है। इस 1,80,000 पे पहले से बता दिया गया कि लिमिट कितनी है, 1,50,000 रुपए के ऊपर डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी बात करता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड ऑफ LIC। याद करो यार, अभी मैंने वो जो ब्लॉक बनाया था, दोबारा ब्लॉक नहीं दिखाएंगे, हमने दिखाया था अगर आपने LIC या अदर इंश्योरेंस लिया है तो वो जाता है 80cc, बोलो 80cc, बोलिए प्लीज 80CCC में ही जाता है सर। और 80CCC की भी मैक्सिमम लिमिट होती है 1,50,000 रुपए, तो 1,05,000 रुपए ये यहाँ पे आ गया। टोटल मेरा आ गया सर 2,55,000 रुपए, बट हमने 80CCE पढ़ा है कि जहां पे याद करिए मैंने बताया 80C, 80CCC या 80CCD1 को मैक्सिमम ये तीनों सेक्शन मिला के 1.5 लाख के ऊपर एग्जामिशन हम नहीं ले सकते। मेरा सॉल्यूशन आ गया। मतलब सर केवल हमने ओरल सॉल्यूशन किया, और किस बेस पे किया, ये जो मैंने शुरुआत में आपको टाइम लगा के जो सेक्शन पूरी इस तरीके से इस तरह से प्रेजेंट करके बताई थी, इस तरीके की प्रेजेंटेशन का बस फायदा आप देखिए, आपका ये क्वेश्चन कितना इजीली हो गया है। आइए इसका सॉल्यूशन देख लिया जाए एक बार। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ द डिडक्शन अंडर सेक्शन अंडर चैप्टर 6A ऑफ असेसमेंट ईयर 2021, कंट्रीब्यूशन ऑफ PPF 1,10,000, पेंशन फंड पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस कितनी है 45,000, और रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन 25,000 रुपए की है। ठीक है, ये 1,80,000 है, बट रिस्ट्रिक्टेड है 80C कहां तक, 1.5 लाख रुपए तक। अब सर 80CCC को जब इन्होंने डिडक्शन किया, पहले तो आप याद रखिएगा, आप हेड वाइज निकालेंगे, ऑलवेज रिमेंबर आप हेड वाइज, सॉरी हेड वाइज नहीं, डिडक्शन आप दे रहे हैं सेक्शन वाइज आप डिडक्शन निकालेंगे। तो 80C की आपने निकाल दी, अब आप 80CCC की डिडक्शन निकालेंगे। तो 80CCC के लिए कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड ऑफ LIC या अदर इंश्योरेंस कंपनी होता है तो 80CCC में जाता है सर। पेंशन का मामला है, आपको समझाया है, 1,05,000। और सर 80CCD1 में कब जाता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल पेंशन स्कीम या फिर अटल पेंशन योजना होती है। ठीक है, 2,55,000 आ गया, बट as per section CCE, the aggregate deduction under section 80C, 80CCC, 80CCD1 has to be restricted 1,50,000 रुपए। तो डिडक्शन अलाउड अंडर चैप्टर 6A फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही मिलेगी। क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर है, और ये सेक्शंस आपको अब याद भी हो चुकी हैं, ऐसा मुझे लगता है। सर क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया था, और क्वेश्चन नंबर 1 है कहां, देखते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है आपसे रजिस्ट्रेशन 1, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर ग्रांट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IB. Filling the audit report is prescribed form is must be for corporate SSE. Filling of a return while within the due date laid down in section 139(1) is not required. आप चैप्टर नंबर 10 भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पे ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अभी हमें शॉर्ट में बता देते हैं कि कुछ सेक्शंस होती हैं, जैसे 80IA, 80IB, 80IAC, IB, IBA, IC, IE, IE, 80JJA, ये एम्प्लॉयज को जो रखते हैं, 80LA, 80P, LP, QQB और RRB, मतलब 80 की सेक्शन की सीरीज आप समझिए। अगर आपको इसमें डिडक्शन पाना है, तो 139(1) आप चैप्टर 10 में आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसमें आपको रिटर्न टाइमली करनी पड़ेगी, रिटर्न आप टाइमली करेंगे, और भी बहुत से फायदे होते हैं रिटर्न टाइमली के, वो आप चैप्टर 10 में आपको सब कुछ क्लियर होगा, बट रिटर्न टाइमली भरेंगे तो ही होगा, तो ही डिडक्शन मिलेगा। और टाइम कितना है, जिसकी ऑडिट होती है उसके लिए, और जिसकी ऑडिट नहीं होती है उसके लिए। सर जिसकी ऑडिट नहीं होती है उसके लिए 31 जुलाई, और जिसकी ऑडिट होती है उसके लिए 30 सितंबर है। ओके सर, तो यहां पे इन्होंने क्या बोला है कि आपको ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी कॉर्पोरेट एसएससी को, बट उसके लिए रिटर्न का फाइल करना नॉट रिक्वायर्ड है। ये आपकी बात जो कह रहा है झूठ कह रहा है, दिट इज नॉट करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके सर, सॉल्यूशन पढ़ लें। द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट बात एक ही है। सेक्शन 80AC स्टिपुलेट्स कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1) एज अ प्री कंडीशन, ये आपकी प्री कंडीशन है फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IB। आपको सारी सेक्शन नहीं भी याद रहेगी, कोई बात नहीं, जो सेक्शन रेफरेंस मैं दे रहा हूं वो याद रखेगा। 80AC आप यहाँ पे याद रखेगा, 139(1) तो आपको याद हो जाएगी चैप्टर 10 में, ये मेरी गारंटी है। चलिए दूसरा देखते हैं, फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4), ये भी आपको चैप्टर 10 में याद हो जाएगा। 139(4) बिलेटेड रिटर्न का होता है, इसकी ड्यू डेट वगैरह सब वहां समझाई हुई है। ऑन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 विल डिबार एन एसएससी फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IE, ये भी करेक्ट है। बिलेटेड रिटर्न का मतलब वो वाली रिटर्न होती है ना जो 139(1) में हम नहीं भर पाए, मतलब वो रिटर्न जो हम ड्यू डेट पे नहीं भर पाए, ड्यू डेट के बाद जो रिटर्न भरते हैं ना,
ड्यू डेट के बाद जो रिटर्न बनते हैं वो 139(4) में जाते हैं, उसको बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। और हमने अभी पढ़ा कि हमको अगर 80 की सीरीज की 80 की सीरीज में आता है, हाँ 80 की सीरीज की अगर डिडक्शन लेनी है तो हमको 139(1) में रिटर्न भरना पड़ेगा, मतलब ऑन विद इन द टाइम। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि अगर हमने 139(4) मतलब टाइम बार्ड होने के बाद अगर रिटर्न भरी है तो हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नहीं सॉरी, फिलिंग द बिलेटेड रिटर्न 139 इनकम टैक्स विल डिबार द एसएससी। हाँ, अगर हमने 139(4) में भरी है मतलब टाइम जाने के बाद भरी है तो हम क्या क्लेम ले सकते हैं, हमको क्लेम लेने से डिबार कर दिया जाएगा। इसने कहा क्लेम नहीं ले सकते, बात सही है। आइए देखते हैं। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर सेक्शन 80 IAC। द एसएससी हैज टू फर्निश हिज रिटर्न ऑफ इनकम on or before the due date specified under section 139(1) is to be eligible to claim deduction under सेक्शन 80 IE। अंडर सेक्शन 80 IE में उसको डिडक्शन क्लेम करने के लिए अपना 139(1) में ही रिटर्न भरना पड़ेगा, वो लेट नहीं कर सकता। 139(4) रिटर्न तो जा रही है बट टाइम बार्ड रिटर्न जाती है, टाइम बार्ड होने के बाद 139(4) में रिटर्न जाती है जिसको बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। और बिलेटेड रिटर्न की कंडीशन में 80 की सीरीज की डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर है सर? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 6, बट इसको पढ़ने के पहले एक प्रोविजन पढ़ते हैं, दैट इज 80D। सर 80D के बारे में बात करता है आपसे मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में। 80C किसके बारे में था? लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। बट ये बात करता है आपके मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में, जो आपने मेडिकल इंश्योरेंस पे प्रीमियम पेड किया है। क्या पेड किया है? प्रीमियम पेड किया है। इसको 3 पार्ट्स में बाइफिकेट किया आपने। इंश्योरेंस के लिए कितना किया, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक हेल्थ स्कीम होती है उसमें कितना पे किया, और हेल्थ चेकअप पे आपने कितना पे किया। तो ये आपको पता है 25,000 रुपए तक का आपको अमाउंट जो है अलाउड करते हैं। 25,000 रुपए तक का प्रीमियम आपको अलाउड करते हैं। बट एक बात आपको याद रखने वाली है, ये इंश्योरेंस में जो आपने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में जो जमा किया और हेल्थ चेकअप में जो जमा किया, टोटल का 25,000 है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि इंश्योरेंस का कर देते हैं केवल, बट इस प्रेजेंटेशन से समझिए इन तीनों का एडिशन इन्होंने अलाउड 25,000 रुपए किया है। इन तीनों का एडिशन इन्होंने कितना अलाउड किया है? 25,000 रुपए किया है। दूसरी बात सर, आपको जो भी इंश्योरेंस का जो आप प्रीमियम पे करेंगे वो आप एनी मोड अदर देन कैश ही करेंगे, एनी मोड अदर देन कैश करेंगे, हमेशा याद रखना है आपको। बट जो हेल्थ चेकअप वाली चीज है ना, ये इसका पेमेंट आप कैश में अलाउड कर सकते हैं, ये कैश में पेमेंट कर सकते हैं, अलाउड है। और ये मैक्सिमम अप टू ₹5,000 होना चाहिए। 5,000 रुपए से ज्यादा हेल्थ चेकअप पे अलाउड नहीं है। कंफ्यूजन कहां होती है, आपको लगता है ये 25,000 अलग है, ये 5,000 अलग है, ऐसा नहीं है। टोटल आपको 25,000 रुपए अलाउड होगा, टोटल आपको 25,000 रुपए अलाउड होगा। एंड अगेन इफ आप इसने खुद के लिए या अपनी स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए अगर किया तब तो 25,000 है। बट इफ he takes the insurance for his पेरेंट्स में माता पिता के लिए अलग की बात नहीं कर रहा है, माता पिता अलग की बात नहीं कर रहा, तो फिर से इसको अगेन 25,000 की एक लिमिट मिल जाएगी। ठीक है सर? हाँ सर, अगेन एंड अगेन। बट इफ ये भी मैक्सिमम लिमिट तीनों को मिला के 25,000 रुपए हुई। कितनी हुई? 25,000 रुपए हुई। मतलब सर हम इंश्योरेंस के लिए खर्चा कहां कर सकते हैं, या तो हम इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दें, या तो फिर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में अमाउंट डिपॉजिट कराया हो, या तो हम हेल्थ चेकअप में कर रहे हो। 80D के अंदर हमको मैक्सिमम 25,000 रुपए की डिडक्शन मिल सकती है, और अगर हमने पेरेंट्स के लिए किया हो तो एडिशनल 25,000 की डिडक्शन मिलती है। बट अगर ये खुद ही एसएससी 60+ है या इसके पेरेंट्स 60+ है, मतलब सीनियर सिटीजन है, तो ये 25,000 की लिमिट चेंज होकर कितनी हो जाती है? 50,000 रुपए। 25,000 की लिमिट चेंज होकर कितनी हो जाती है? 50,000 रुपए। ठीक है सर। कॉशन की बात यह है कि माता पिता का अलग अलग 25,000 या 50,000 नहीं मिलेगा, पेरेंट्स में दोनों आ गए जिनकी लिमिट 50,000 रुपए फिक्स हो गई है। ठीक है सर, यहां तक बातें आपको समझ में आ गई। अब आइए हम जरा क्वेश्चन अपना पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है मिस्टर ए की एज है 40 साल, मतलब इनको कितना मिल रहा होगा? 25,000 रुपए। हाँ सर, 25,000 रुपए। मिस्टर ए 40 साल के थे। पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹20,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 टू इंश्योर हिज हेल्थ एज वेल एज द हेल्थ ऑफ हिज स्पाउस, मतलब ये अपनी साथ साथ अपनी पत्नी की भी, स्पाउस के लिए ही ऑल्सो पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹47,000 ड्यूरिंग द ईयर टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ हिज, सॉरी मैं थोड़ा सा लाइन मिसमैच कर गया।
ही ऑल्सो पेड मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ, यहां से नेक्स्ट लाइन है, अपनी स्पाउस के लिए और खुद के लिए इन्होंने 20,000 रुपए जमा किए। ठीक है, आइए इन्होंने अपने लिए और अपनी स्पाउस के लिए कितना जमा किया सर, यहाँ पे 20,000 रुपए जमा किए। इसके बाद ये बोलता है ही ऑल्सो पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 47,000 ड्यूरिंग द ईयर टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ हिज फादर एज 63 ईयर हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। भाई पहली बात तो ये डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट का खेल यहां नहीं है, वो 80 DD में है। 80 DD अभी इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा, वो 80 DD में है, डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट का केस। ठीक है सर, ये बात तो सर यहां तक आपकी हमें समझ में आ गई है। तो इनके पेरेंट्स के लिए इसने कितना किया है, 47,000 का इसने पेरेंट्स के लिए अपना खर्चा कर दिया। और चूंकि ये 60 प्लस है तो इसके लिए मैक्सिमम लिमिट 50,000 की थी, लिमिट के अंदर है। अभी आप चलते जाइए, ही कॉन्ट्रीब्यूट 3600 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में ड्यूरिंग द ईयर कितना किया इन्होंने, एक्सपेंस किया है 3600 सर, यहां पे इन्होंने एक्सपेंस कर दिया। ओके, ही हैज इनकर्ड 3,000 इन कैश ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप टू हिमसेल्फ एंड हिज स्पाउस। भाई साहब अगर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे किया, कैश में भी किया तो भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 तक का खर्चा अलाउड होता है और इन्होंने 3,000 ही किया है, मतलब ये भी विद इन द लिमिट है। 3,000 रुपए का खर्चा इन्होंने यहां कर दिया। अब बात करते हैं 4,000 बाय द चेक ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप टू हिज फादर। 4,000 रुपए अपने फादर के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे खर्चा कर दिया, कोई बात नहीं। देखिए लिखा है इंश्योरेंस, हेल्थ स्कीम और चेकअप। ठीक है, कंप्यूट द डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 80D। पहली बात ये आपके साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, एक को चेक दिखाते एक को कैश दिखाते। कॉशन लिखिए कि कैश या चेक कुछ भी हो अलाउड है, मतलब कैश में भी अगर आपने प्रिवेंटिव का खर्चा किया है तो अलाउड है। आप कॉशन नंबर 1 यहां लिख लीजिए। ठीक है सर, ये हमने लिख लिया है। अभी मैंने इसको थोड़ा क्लियर करके और अच्छे से लिख दिया। इट मीन सर ये इनकी एज 40 के नीचे थी तो इनके लिए मैक्सिमम 25,000 ही अलाउड है, और इनके फादर्स चूंकि 60 प्लस थे तो इनके लिए मैक्सिमम 50,000 ही अलाउड है। सर अलाउड कितना होगा सर, 20,000 ये तो अलाउड हो गया, 3600 ये तो अलाउड हो गया, लेकिन जब प्रिवेंटिव हेल्थ चेक की बारी आई तो आप ये देखिए 20,000 प्लस 3600 अगर आप करते हैं, प्लस 3600 करते हैं तो सर 23,600 तो यही अलाउड हो गया। तो 25,000 में से 23,600 यही अलाउड हो गया, इसका मतलब इसमें से सिर्फ और सिर्फ 1400 अलाउड हो पाएगा। बहुत से बच्चों के अंदर गलती क्या होती है, स्कोप में बता रहा हूं गलती का, जो मैं लिखने जा रहा हूं रॉन्ग है। इसको सोचते हैं आप कि ये 5,000 से कम है तो अलाउड हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तीनों चीजें ऐड होके आपको 25,000 की लिमिट बोलता है। अगेन याद रखिएगा, बहुत मिस्टेक होती है आपकी, ये तीनों चीजें ऐड होके लिमिट 25,000 रुपीज है, तो इसलिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ 1400 ही अलाउड होगा। ठीक है सर, अगर पेरेंट्स की बात करें तो 50,000 की लिमिट है, 4700 यहां अलाउड हो गया। सर यहां पे कितना अलाउड होगा, 50,000 के लिए सिर्फ 3,000 ही सर यहां अलाउड हो पाएगा। ठीक है, इनको डिडक्शन कितनी मिल गई, इनको डिडक्शन मिल जाएगी सर टोटल 80D के अंदर 75,000 रुपीज की। सिर्फ इतना ही आपका आंसर है, सिर्फ इतना ही आपका आंसर है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन बोलता है हमसे डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 80D फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, प्रीमियम पेड एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सेल्फ एंड स्पाउस। खुद के लिए और पत्नी के लिए कितना किया, देखिए यहां पे तरफ सेल्फ खुद के लिए और पत्नी के लिए, बच्चा होता तो वो भी यहीं आ जाता। 20,000 एक्चुअल पेमेंट कर दिया है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में इन्होंने 36,000 रुपए का किया है, एंड एक्सपेंसेस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस 3,000 किया है। टोटल इन्होंने 26,600 का एक्सपेंडिचर कर दिया है, तो बट अलाउड तो मैक्सिमम 25,000 रुपए होना था, तो इसको अलाउ कैसे किया, 20,000 अलाउ कर दिया, 3600 अलाउ कर दिया, बट 3,000 में से बस 1,400 इन्होंने अलाउ किया। ये बस सीक्वेंस वाइज चलते जा रहे हैं, तो 25,000 रुपए यहां इनको अलाउड हो गया, डिडक्शन अलाउड हुआ अंडर सेक्शन 80D। ठीक है, 80D के अंदर इतना अलाउड हो गया। अब पार्ट बी आया, जब प्रीमियम पेड टू द मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर फादर हु इज अ सीनियर सिटीजन, तो लिमिट तो ऑटोमेटिकली 50,000 आ गई। तो मेडिक्लेम प्रीमियम पेड फॉर फादर हु इज ओवर 60 ईयर एज 47,000 और एक्सपेंडिचर टू प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ फादर 4,000। टोटल इनका 51,000 आ गया। लेकिन अगेन जो सीलिंग लिमिट है ना कि 50,000 के ऊपर नहीं खर्चा हो सकता, ये सीलिंग लिमिट है, तो 47,000 यहां तो अलाउड कर दिया, 3,000 अलाउड किए। टोटल डिडक्शन इनको 75,000 दिया गया अंडर सेक्शन 80D।
80D में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, ये मुझे पता है बहुत ज़्यादा, इसलिए इस पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू मैंने इसको बताया है और इन 3 पार्ट्स को मैंने अलग अलग दिखाया। ये तीनों ऐड होके पहली बात तो ये लिमिट आती है और 25 है, 25 तो इंडिविजुअल के लिए, लेकिन अगर ये सीनियर सिटीजन खुद हैं या इनके फादर सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट अगेन बदल जाती है। मतलब अगर ये एसएससी खुद ही 48 की जगह 68 होता तो इसके लिए लिमिट 25 की जगह 40,000 हो जाती। इतनी ब्यूटिफिकेशन वे में मैंने आपको ये चीज करा दी है। एंड अगेन ये पेरेंट्स मतलब दोनों फादर मदर बोथ के लिए अलग अलग आप 50,000 नहीं लेंगे। आइए सर, मैंने इस तरीके से आपकी गलती के स्कोप को बहुत कम कर दिया है। नोट्स क्या आ गए? द टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन अंडर ए 1, 2, 3 above should not exceed 25,000, therefore the expenditure of the preventive health check of the self spouse would be restricted to 1400। मतलब यहाँ वाला टोटल तुम्हारा 25,000 से ऊपर नहीं हो गया, इसलिए जो ये चेकअप किया वो 1400 तक रिस्ट्रिक्टेड हो गया, इस बात को लिखा। नोट नंबर 2 लिख दिया इन्होंने, टोटल डिडक्शन अंडर पार्ट बी मतलब पेरेंट्स वाली above should not exceed 50,000, therefore the expenditure on preventive health checkup of father would be restricted to 3,000 only। जो हमने यहाँ पे 3,000 तक ही रिस्ट्रिक्ट किया उस बात को लिख दिया। और तीसरा लिख दिया इन्होंने, इन केस ऑफ टोटल डिडक्शन अलाउबल ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेक ऑफ सेल्फ स्पाउस एंड फादर इज 4,400। मतलब कैसे? ये देखिए मैंने क्या बोला, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने खुद और अपने स्पाउस के लिए 1,400 किया और फादर के लिए कितना किया? 3,000 कर दिया। इट मीन्स ये टोटल कितना आ रहा है? 4,400। जब 5,000 के नीचे है, 5,000 तक के परमिशन लिमिट के अंदर आता है, इसलिए ये सही, ये भी अलाउड होगा। ठीक है, विच इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट 5,000 उसके अंदर, इसलिए अलाउड होगा। अगर कहीं एक हाइपोथेटिकल केस बताते हैं, हाइपोथेटिकल केस मतलब हो भी सकता है लेकिन वो यहाँ केस नहीं, अगर ये कहीं 3,000 की जगह 4,000 हो जाता तो ये कितना आता? 5,400 होता। तो अगेन इस 4,000 में से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3,600 अलाउड कर पाते क्योंकि 400 तो डिस अलाउड हो जाता ना, मैक्सिमम 5,000 की लिमिट से एक्सीड कर जाता। ओके सर, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं सर। मिस्टर वाई aged 40 years paid medical insurance premium of rupees 22,000 during the previous year 1920 insurance insure his health as well as health of his spouse and dependent children। कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे आइए इसमें इन्होंने क्या क्या पैसा, इसको आप क्लियर कर लो। चलो क्लियर कर लेते हैं इसको सर, इसको आप क्लियर कर लो और अगेन हमें बताओ कि क्या करना है। देखिए क्या करना है अभी बताते हैं आपको, बस बैठे रहिए अब आप। आपने क्लियर कर लिया। इन्होंने क्या बोला है कि 40,000 रुपीज इन्होंने 22,000 खुद के लिए और अपनी स्पाउस के लिए उन्हें खर्चा किया और अपने चिल्ड्रन के लिए खर्चा कर दिया 22,000 रुपीज का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में, क्या बोलता है ये, he also paid medical insurance premium of 33,000 during the year to the insurance of health of his mother aged 67 year who is not dependent on him। He incurred medical insurance of 20,000 for his father aged 71 year who is not covered under the mediclaim policy। ये एक अलग कहानी आ गई, ये एक अलग कहानी आ गई ही इससे यहां तक। पहले हम देखते हैं, इन्होंने 67 साल की माता जी के लिए 20,000 खर्चा कर दिया। कितना खर्चा कर दिया? 67 साल की माता जी के लिए 20,000 रुपीज खर्चा कर दिया। बट एक लाइन फिर से आप देखिएगा, ही इन्होंने इंश्योर मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ 20,000 फॉर हिज फादर जो सीनियर सिटीजन है, 71 साल के हैं, हु इज नॉट कवर्ड अंडर मेडिक्लेम पॉलिसी। एक और बात जानिए बाप, होता क्या है कभी कभी जब ओवर एज पीपल हो जाते हैं, 60 प्लस के हो जाते हैं, तो उनकी कोई मेडिकल क्लेम नहीं मिलती, उनको कभी कुछ पॉलिसी के तहत पैसे मतलब उनको अलाउड नहीं किए जाते हैं, कुछ भी उनको नहीं मिलता है। मतलब उनका हेल्थ प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही नहीं है, मतलब उनका आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं करवाया है। और ये होता है कभी कभी ओवर एज पीपल की ना इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस ही नहीं कर रही होती है, तो उस केस में क्या किया जाता है, अगर आपने उस सीनियर सिटीजन के लिए, उस सीनियर पेरेंट के लिए, आपने अपने उस पेरेंट के लिए अगर कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है तो वो भी अलाउड होता है। और वो भी अलाउड कहाँ होता है? 80D में ही अलाउड है, वो भी 80D में अलाउड होता है। तो यहाँ पे इन्होंने अपने फादर के लिए जो एक्सपेंडिचर किया मेडिकल का, जिसकी कीमत है 20,000 रुपीज, वो भी अलाउड हो जाएगा और ये यहीं पे आएगा। चलिए 20,000 रुपीज ये भी अलाउड हो जाएगा। सॉरी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 33,000 रिस्ट्रिक्टेड टू द ईयर फॉर मदर के लिए तो 33,000 दिया था इन्होंने। मर्डर के लिए मदर
मदर के लिए 33,000 दिया था और ये फादर के लिए 20,000। ओके सर, अब बात करते हैं हिज फादर इज ऑल्सो नॉट डिपेंडेंट अपॉन हिम, इससे कोई मतलब नहीं। ही कॉन्ट्रीब्यूट 6,000 फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम एंड ड्यूरिंग द ईयर्स कंप्यूट द डिडक्शन अलाउबल अंडर स्कीम 80D। सर हेल्थ स्कीम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इसने 6,000 अलग से दिया है। ये पेजेस बार बार बदलने के चक्कर में कुछ गलतियां हो जा रही हैं, अगली बार से कोशिश की जाएगी कि हम पेज ही ना बदलें सर, ठीक है। तो यहाँ 22/6 कितना होता है सर? सर ये तो 28 होता है, बट यहाँ पे हमको मैक्सिमम अलाउड 25,000 है, इसका मतलब ये 6,000 की जगह हमको सिर्फ 4,000 अलाउड होगा। हाँ सर, ये तो हम समझ गए कि यहाँ 6,000 की जगह सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये अलाउड होगा। 4,000 कहाँ सर, 3,000, सॉरी 3,000 अलाउड होगा। और यहाँ पे 33 + 20 अगर आप करते हैं तो ये आता है 53,000। बट पेरेंट्स के केस में मैंने क्या बताया था, इन दोनों का मिला के 50,000 है। आप लोग गलती करेंगे, मुझे पता है, और गलती पता है क्या होती है, आप लोग इंडिविजुअल का 50,000 लेते हैं, आप लोग इंडिविजुअल का 50,000 लेते हैं, लेकिन नहीं, इन दोनों का मिला के 50,000 रुपए है। तो यहाँ पे सर 53,000 है, बट रिस्ट्रिक्टेड टू 50,000 ही हो जाएगा। मतलब टोटल 80D के अंदर डिडक्शन इनको 75,000 का ही मिलेगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान देने वाली बात ये थी कि आप यहाँ पे क्वेश्चन में लिखेंगे कि अगर इनके जो डिपेंडेंट फादर है ना, डिपेंडेंट हो या नहीं हो, डिपेंडेंट हो या नहीं हो, ये जो फादर हैं, अगर इनका कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तभी, मेडिकल इंश्योरेंस होता तब नहीं। अगर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं और मेडिकल एक्सपेंडिचर उन्होंने 20,000 का कर दिया है तो वो भी 80D के लिए अलाउड होता है। कि आप अपने माता पिता का अगर इलाज करवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है और गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, ठीक है सर। डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 80D फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन 22,000 रुपए का था। कॉन्ट्रीब्यूशन टू सी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम 6,000 रुपए, 28,000, बट 25,000 तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। भाई साहब यहाँ पे देखिए ना, मैंने बोला 22 + 6 28,000, बस 25,000 तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। तो ठीक है, यहाँ 25,000 आपको मिल जाएगा। ये 6,000 की जगह कितना अलाउड कर रहे हैं हम यहाँ पे सर? 3,000 अलाउड कर रहे हैं। मेडिक्लेम प्रीमियम पेड टू मदर हु इज ओवर 60 ईयर एज 33,000 और मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर फादर हु इज ओवर 60 ईयर्स ऑफ एज एंड नॉट कवर्ड बाय एनी इंश्योरर। अगर कवर्ड होता तो ये एक्सपेंडिचर नहीं आता, लेकिन कवर्ड नहीं है तो मेडिकल एक्सपेंडिचर भी आता है 20,000 रुपए का। 53,000 हो जा रहा है, बट मैक्सिमम 50,000 अलाउड है, तो रिस्ट्रिक्टेड टू 75,000। यहाँ पे इन्होंने कोई नोट्स नहीं लिखा है, बट आप यहाँ पे नोट्स में ये लिख सकते हैं, अगर फादर जो कि सीनियर सिटीजन फादर की अगर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है और उनके मेडिकल एक्सपेंडिचर पे कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो 80D के अंदर अलाउड होंगे। ये आप नोट्स यहाँ देंगे। ओके सर। और यहाँ पे भी नोट्स देंगे जो हमने इसके पहले दिया था ना, इस टाइप के नोट्स कि क्यों 2500 अलाउ हुआ, क्यों यहाँ 6,000 पूरा अलाउ नहीं है, सब नोट्स आप देंगे। यहाँ पे क्यों 50,000 अलाउड की गई है, आपको नोट्स में इस तरीके से, जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में था, नोट्स लिखना है, क्योंकि नोट्स अगर आप लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे। वरना यहाँ पे अगर फुल क्वेश्चन आपने सही भी कर दिया ना और 5 नंबर का है तो वो 3 नंबर ही आपको देगा, 2 नंबर तो नोट्स के ही उसने देने हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन खोजें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मिल भी गया। सर क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मिस्टर एक्स इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, ही डिपॉजिटेड अ सम ऑफ ₹50,000 विथ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एवरी ईयर। हर साल ये LIC को 50,000 रुपए दे रहे हैं। किस बात के दे रहे हैं अभी हमें भी नहीं पता। 50,000 रुपए हर साल मिस्टर एक्स दे रहे हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ हिज हैंडीकैप्ड ग्रैंडफादर हु इज होली डिपेंडेंट अपॉन हिम। ओ, जो डिपेंडेंट ग्रैंडफादर हैं उनके लिए देते हैं, चलो ठीक है, कि उनकी मेंटेनेंस चलती रहे, उनकी नर्सिंग होती रहे, ठीक है। द डिसेबिलिटी इज वन विच कम्स अंडर द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। ये कोई एक्ट है, इस एक्ट के अंदर जो आती है वो डिसेबिलिटी है, ठीक है, 1995 का एक्ट है, चलो ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अ कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट फ्रॉम द मेडिकल अथॉरिटी इज सबमिटेड। कॉपी भी हमने लगा दी मेडिकल अथॉरिटी की। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर 80DD फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। सर 80DD पता है आपको क्या है? 80DD क्या आपको पता है क्या है? देखिए 80DD बात करता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ, किसकी बात करता है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की बात करता है ये, ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग, अच्छा रुक जाइए पूरा बताता हूं, मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर जैसे नर्सिंग स्टाफ या फिर व्हील चेयर पे है तो उनकी मेंटेनेंस कैसे हो सकेगी, मेडिकल ट्रीटमेंट, सब कुछ की बात कर रहा है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट डिसेबल, ठीक है। सर एक बात बताइए, क्या 80D में कहीं पे भी डिपेंडेंट होना जरूरी था? नहीं, बट 80DD में डिपेंडेंट होना जरूरी है। हाँ सर ये जरूरी है। सर तो इसके लिए एग्जेम्पशन का क्वांटम क्या है, कितनी एग्जेम्पशन हमको मिल सकती है? एग्जेम्पशन भी गलत वर्ड फिर से मैंने यूज किया, क्योंकि आपको मुझे बताना है ये डिडक्शन होता है, क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्ट हो रहा है तो इसको डिडक्शन करेंगे। सर मैक्सिमम क्वांटम क्या है? क्वांटम क्या है आपका, जितना मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं?
इन केस ऑफ द क्वांटम ऑफ डिडक्शन 75,000 रुपीज। पहली बात 75,000 रुपीज तक का क्वांटम होता है, लेकिन अगर 80% से एबव की डिसेबिलिटी है ना, 80% मतलब पूरा व्हील चेयर पे इंसान हिल भी नहीं पा रहा है, कोमा टाइप्स में है, तो ये क्वांटम 1,25,000 रुपए हो जाता है। मतलब ऐसे तो क्वांटम आपको बोल दिया कि 75,000 तक की है, आपको 75,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा, बट अगर 80% तक की डिसेबिलिटी हो जाती है, 80% या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी, तो 1,25,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। बट मजे की बात तो यहां पे ये है कि अगर आपने डिपॉजिट मान लीजिए LIC से 2,000 रुपए कमाया किया होता, सिर्फ LIC से डिपॉजिट करने की बात नहीं है, आपने कहीं पे भी इनके लिए इनकी मेंटेनेंस के लिए 20,000 रुपए दिए होते, 2,000 रुपए दिए होते, तो भी आप 2,000 रुपए भी देंगे ना, तो भी आपको डिडक्शन 75,000 की मिल जा रही है। आप 5,000 रुपए भी देंगे ना, तो भी आपको डिडक्शन 75,000 की मिल जाएगी। और 80% एबव वाले के लिए 1,25,000। सर ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, अरे आपको 75,000 की डिडक्शन तो मिल ही रही है, तो क्यों 30,000 कर रहे हो, पूरे 75,000 कर दो। और अगर क्वांटम इक्वली देती तो शायद कोई 30,000 भी नहीं करता। अब अगर कोई ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कुछ देना भी नहीं चाहता है, देखिए प्रमोट करने की बात करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी कितनी अच्छी है। अगर आप पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं करना चाहते, ऐसे लोग होते हैं, हम आप तो बहुत कुछ करेंगे, अगर कुछ नहीं करना चाहते हैं बट उनको फिर भी गवर्नमेंट 75,000 का डिडक्शन दे रही है, अगर वो 1,000 रुपए भी दे रहे हैं ना, तो भी गवर्नमेंट 75,000 का डिडक्शन दे रही है। वो मतलब गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है, कुछ तो दो मेंटेनेंस के लिए उनके, कुछ खर्चे तो कर दो मेंटेनेंस के लिए उनके। सोचिए गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है यहाँ पे, ठीक है। हाँ सर, बट सर अब एक खेल आ गया यहाँ पे, ये जो पूरी कहानी है ना, इसमें इन्होंने डिपेंडेंट बोल दिया। क्या बोल दिया? डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट की इन जो एक इन्होंने यहाँ पे देखिए मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट दिया है, उसमें बोला है कि इंडिविजुअल के लिए डिपेंडेंट कौन होगा? उसकी स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर of the individual who is wholly or mainly dependent on the individual and not claim deduction under section 80U। 80U डिसेबिलिटी वाला है in the computation of his income। मतलब सर कहीं पे भी ग्रैंड फादर आया है क्या यहाँ पे? ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड पेरेंट्स आया है क्या सर यहाँ पे? सर ग्रैंड पेरेंट्स वर्ड आया ही नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स वर्ड आया ही नहीं है। और यहाँ पे कौन थे? ये हैंडीकैप थे लेकिन ग्रैंड फादर थे। इसका मतलब से ये डिपेंडेंट की मीनिंग में नहीं आते हैं, सिर्फ इसलिए ये सम अलाउड नहीं होगा। कि कितना माइन्यूट इन्होंने डिफरेंस दिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर लिए। ग्रैंड पेरेंट डिपेंडेंट की मीनिंग में नहीं आते, इसलिए सर ये अलाउड नहीं होगा। सिंस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड बाय मिस्टर एक्स हु इज एक्स was for his grandfather, he will not be allowed any deduction under section 80DD। The deduction is available if the individual SSE incurs any expenses for the dependent disabled person। grandfather does not come within the definition of dependent। 80DD ने अपनी डिपेंडेंट की डेफिनेशन भी दे रखी है जो यहाँ पे है, इसमें ग्रैंडफादर नहीं आते हैं, तो बेचारे ग्रैंडफादर के ऊपर किए गए खर्चे का अलाउ या डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है सर। What will be the deduction if Mr. X had made his deposit for his dependent father? फादर अगर आ गए, फादर आ गए, तो क्या ये डिपेंडेंट फादर डिपेंडेंट के मीनिंग में आते हैं? देखिए डिपेंडेंट की मीनिंग जहां पे बोल रहा है वहां पे इन्होंने यूज किया है पेरेंट्स, और पेरेंट्स का मतलब ही होता है फादर एंड मदर, तो ये तो आ गए डिपेंडेंट की मीनिंग में। और उनके लिए अगर इन्होंने अमाउंट डिपॉजिट किया तो ये अलाउड होगा। देखिए सिंस द एक्सपेंसेस वाज इनकर्ड फॉर अ डिपेंडेंट डिसेबल person, Mr. X will be entitled to claim deduction of ₹75,000 under section 80DD irrespective of the amount deposited। irrespective, आपने 50,000 ही डिपॉजिट किया था, आपने 50,000 ही डिपॉजिट किया था, फिर भी आपको 75,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। इन दिस केस फादर हैज, और अगर उनके फादर जो हैं वो सर्व कर रहे हैं डिसेबिलिटी के साथ, देन डिडक्शन वुड बी 1,25,000। 80% एबव वाली जो डिसेबिलिटी होती है जो मैंने बताया था, तो 1,25,000 का मिलेगा। मतलब सर आप अपने जब एग्जाम में बैठे होंगे ना और आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो आप ये वाली लाइन लिख के आएंगे, क्योंकि कहीं पे भी डिसेबिलिटी नहीं बताया था 80% से अबव है कि नहीं, बट आप लिख के आएंगे कि अगर उनके फादर सर्व डिसेबिलिटी करते हैं, सर्व्स डिसेबिलिटी, देन द डिडक्शन वुड बी 1,25,000। आप लोग दोनों क्वांटम लिख के आना है, अगेन 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 दोनों क्वांटम लिख के आना है। और ये सेक्शन कौन सी थी? बोलो बोलो बोलो, 80DD थी सर। इसलिए क्यों मिलते हैं? किसी की मेंटेनेंस के लिए देते हैं, डिपेंडेंट की मेंटेनेंस के लिए देते हैं। बट डिपेंडेंट में फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर जो मेरे पर कंप्लीटली डिपेंडेंट है, स्पाउस और चिल्ड्रन तो है, बट कहीं से भी ग्रैंड पेरेंट्स नहीं आते हैं। ठीक है सर, यहां तक की बात तो हो गई। अब सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10। मिस्टर बी हैज टेकन 3 एजुकेशन लोन अप्रैल 1, 2019 को। देखिए एजुकेशन लोन के बारे में अगर हम बात करें तो अच्छा एजुकेशन की स्पेलिंग
क्या होती है सर? ई से स्टार्ट होती है, इतना पता है, बाकी स्पेलिंग नहीं पता। हाँ मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हमें बस ई याद रखना है। एजुकेशन लोन की अगर बात कहीं कर रहे हैं तो हम 80E के अंदर इसके डिडक्शन के बारे में बात करेंगे। किसमें बात करेंगे? 80E के अंदर। सर तो एजुकेशन लोन में हमको किस चीज 80E में क्या अलाउड है? सर एजुकेशन लोन में 2 कंपोनेंट आते हैं, या तो प्रिंसिपल का रीपेमेंट किए हो, या तो आप प्रिंसिपल का रीपेमेंट किए हो, या तो आपने जो लोन लिया था लोन का इंटरेस्ट का पेमेंट किए हो। तो 80E बात करता है आपने जो लोन लिया उसके इंटरेस्ट के रीपेमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करता है? इंटरेस्ट के रीपेमेंट के बारे में, इंटरेस्ट के पेमेंट के बारे में। ठीक है, प्रिंसिपल रीपेमेंट आपको ये छलावा लगेगा, इसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है सर। अब दूसरी बात सर, हम किसके लिए लिए हो? तो हम सेल्फ के लिए लिए हो, खुद के लिए लिए हो, अपनी स्पाउस के लिए लिए हो, या फिर अपने चिल्ड्रंस के लिए लिए हो, बच्चों के लिए लिए हो, या एक बहुत बड़ा ऑप्शन यहाँ पे आता है जो MCQ में भी आ सकता है आपके लिए, आप जिस भी बच्चे के लीगल गार्जियन है ना, लीगल गार्जियन है, अगर आपने उसके लिए भी लिया तो भी। ऐसा लाइक अगर मान लीजिए एग्जाम्पल, मैं आपका एग्जाम्पल भी नहीं लूंगा क्योंकि कोई मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के भाई और मतलब भाई और भाभी की डेथ हो गई, तो उनका जो बेटा है मतलब मिस्टर एक्स का नेफ्यू अब लीगल गार्जियन इसके ये हो गए, तो इनका चिल्ड्रन ना होते हुए भी अगर इसके लिए लीगल गार्जियन बन चुके हैं अपने भतीजे के, तो अपने भतीजे के एजुकेशन लोन का भी अगर ये लेते हैं और लीगल गार्जियन है तो उसके भी इंटरेस्ट की पेमेंट की इनको सब कुछ मतलब अलाउड हो जाएगी। ठीक है सर। ये देखिए कितनी अच्छी पॉलिसी। अगर आप किसी के लीगल गार्जियन होते हैं तो आप अपने भतीजे को भी पढ़ाइए। कुछ कंडीशन, कुछ बहुत अच्छी, बहुत प्यारी और बहुत अच्छे इंटेंशंस इन्होंने डिडक्शंस दिए हैं। डिडक्शन हमेशा वेलफेयर के हिसाब से इन्होंने दिए हैं कि कुछ चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। 80D आपने देखा, 80DD देखा, अब यहाँ पे भी देखिए आप। ठीक है सर। तो सर अब इंटरेस्ट का हम कब तक अलाउड करते हैं? आपने जब से देना शुरू किया ना, मान लीजिए इंटरेस्ट आप 2010 से दे रहे हैं तो 8 ईयर्स तक, 8 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, लगातार 8 सालों तक आपका इंटरेस्ट अलाउड है। और सर क्वांटम क्या है इंटरेस्ट का? सर इसकी कोई सीलिंग लिमिट ही नहीं है। जितना आपने एक्चुअल इंटरेस्ट पे किया, जितना आपने एक्चुअल इंटरेस्ट पे किया, एक्चुअल पेमेंट ही आपका अलाउड हो जाएगा अंडर सेक्शन 80E फॉर एजुकेशन। बट सर हम किस एजुकेशन के लिए लिए हैं? हम ड्राइंग बनाने के लिए ले लिए। ऐसा नहीं चलेगा। आपने ना अपनी सीनियर सेकेंडरी मतलब क्लास 12 के बाद अगर आपने किसी हायर एजुकेशन के लिए लिया है तो ही, क्लास 12 के बाद अपने अगर हायर एजुकेशन के लिए तो ही आपको ये 80E में डिडक्शन मिलेगा, एजुकेशनल लोन माना जाएगा। 12th के बाद हायर एजुकेशन के लिए। क्लास 5th में अगर आपको अपने बच्चे को किसी बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेजना है जहाँ की फीस 2 लाख रुपए है, तो उसके लिए आपको नहीं एजुकेशन लोन मिलेगा। क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी के बाद, हायर सेकेंडरी के बाद हायर एजुकेशन के लिए। ओके, आइए सर, ये छोटा सा मैंने ब्रीफ किया आपको 80E के बारे में। अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोलते हैं क्वेश्चन भाई साहब, कि मिस्टर बी टेकन लोन फॉर एजुकेशन लोन 1 अप्रैल 2019 को लिए, एंड द डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन बिलो। इन्होंने फॉर हुज एजुकेशन लोन वाज टेकन, किसको पढ़ाने के लिए उन्होंने लोन लिया? बी को, सन ऑफ बी को और डॉटर ऑफ बी को। मतलब ये खुद की बात कर रहे हैं भाई साहब, सेल्फ, ये सेल्फ खुद कुछ पढ़ रहे हैं, इनका बेटा पढ़ रहा है और इनकी बेटी पढ़ रही है, तो बात हो गई ये चिल्ड्रंस में आ गया, अलाउड है। पर्पस ऑफ लोन MBA, BSc और BA। सर क्या ये तीनों क्लास 12 के बाद होता है? हाँ तो ये तीनों सही है, ये तीनों सही है। अगर यहाँ कहीं डांस वगैरह होता ना तो नहीं आ जाता, ये तीनों ही सही है। चलिए सर, अमाउंट ऑफ लोन क्या है सर? 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। एनुअल रिपेमेंट ऑफ लोन 1 लाख रुपए, 40,000 रुपए, 80,000 रुपए। सर अगेन एनुअल रिपेमेंट ऑफ लोन पे 80 नहीं मिलता है, याद रखिएगा। एनुअल रिपेमेंट ऑफ लोन पे 80 नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एनुअल इंटरेस्ट पे, एनुअल रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पे 80 मिलता है, मतलब 20,000, 10,000, 18,000। ठीक है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80 फॉर द असेसमेंट 2021। आइए देखते हैं क्या बोलते हैं। सॉल्यूशन पे हम आ गए। सॉल्यूशन पे जो हम आए हैं, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 इज अवेलेबल to an individual assessee in respect of any interest paid by him in the previous year in respect of loan taken for pursuing his higher education। Again देखिए सर, loan pursuing for his higher education और higher education of his spouse children, मतलब सिर्फ higher education के लिए मिलेगा। and higher education means any course of study pursued। higher education क्या होता है वही बता रहा है, जो कोर्स pursued होता है आफ्टर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, मतलब आफ्टर क्लास 12 के एग्जामिनेशन के बाद, उसको क्या बोल दिया था? हायर एजुकेशन की मीनिंग में ले लिया गया है। मतलब 80E ने हायर एजुकेशन को भी बता दिया, क्लास 12 के बाद वाले एग्जाम्स को हायर एजुकेशन एग्जाम बोलते हैं। देयरफॉर इंटरेस्ट रीपेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द अबव लोन्स, ऑल द अबव 3 लोन्स इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 क्या क्या मिल जाएगी?
खुद के लिए जो 20,000 दिए, बेटे के लिए जो 10,000 का खर्चा था और बेटी के लिए जो 18,000 का, टोटल 48,000 रुपए का इनको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80E में। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने कोई क्वांटम नहीं दिया है कि मैक्सिमम 25,000 होगा, मैक्सिमम 50,000 होगा, मैक्सिमम 1 लाख, कुछ भी नहीं। जितना किया है ना भाई, सब कुछ अलाउड है। हायर सेकेंडरी के लिए आपने किया, खुद के लिए या बेटा बेटी के लिए किया, और एजुकेशन जो है क्लास +2 के बाद के एग्जाम्स के लिए था, तो आपको कंप्लीट इंटरेस्ट का खर्चा 80E के अंदर अलाउड होता है। क्लियर? यस सर, क्रिस्टल क्लियर हो गया हमारा। अब आज की क्लास को यही रोकते हैं। 10 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अगला कंसेप्ट विथ क्वेश्चन। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।